आप सभी दोस्तों का आज के कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। आज आप जानेंगे पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप के ऊपर एक वृत्तांत कहानी, जिसकी भनक उस वक्त न भारत सरकार को थी न खुफिया विभाग को इसके बारे में कोई आभास था कि एक भारत की सीमा के क्षेत्र में घुसकर एक नहीं, दो नहीं, हजारों हथियारों का ड्रॉपिंग एक अननोन प्लेन के द्वारा किया गया। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला अंश देखने को मिलता है 18 दिसंबर 1995। जगह है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया क्षेत्र। वहां रात के अंधेरे में एक बुल्गारिया का प्लेन, कार्गो प्लेन जो आती है उस सीमा में, और एयर स्पेस में आने के कुछ ही घंटों के बाद हजारों हथियार से बड़े डब्बों को आसमान से ड्रॉप करती है और पुरुलिया के क्षेत्र में जितने भी छोटे मोटे गांव थे वहां पे वो गिरती है। जब इसकी भनक स्थानीय लोगों की होती है तो वहां से वो खबर ग्राम पंचायत, वहां से जिला से फिर राज्य का मुख्यालय कोलकाता, और फिर कोलकाता से दिल्ली तक ये पहुंचता है। लेकिन जब तक ये सिलसिला खबर पहुंचने का ऊपरी लेवल तक शुरू होती है, तब तक तो शायद वो हथियार वहां से रफू चक्कर हो गए थे लोगों के द्वारा। अब इन हथियारों के ऊपर अगर बात करें तो ये उस वक्त के रिपोर्ट में दिखाया गया कि 1000 के करीबन, 1000 या 2000 के करीबन AK-47 मिले। ये बात मैं रिपोर्ट की कर रहा हूँ। और उसके अलावा कुछ नाइट विजन कैमरा मिले, उसके अलावा रॉकेट लॉन्चर, 15,000 के करीबन कारतूस मिले, और ऐसे कुछ और भी अन्य हथियार थे जो उसमें बरामद किए गए इस घटना के बाद। लेकिन जैसे ही ये ड्रॉपिंग का केस हुआ, उसके बाद लोगों ने अपने घरों में हथियार को छुपा लिया, और छुपाने के बाद जब सरकार ने इस चीज़ का संवेदना लेते हुए इसकी छानबीन की, तो फिर सरकार के तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया कि सभी लोग जो लिए हैं, जिला प्रशासन ने इस ऑर्डर को हर जगह तक फैलाया और उन्हें ये कहा कि जो इसे लौटाएगा नहीं फिर उन्हें जेल आगे होगी। इसको देखते हुए सभी लोगों ने धीरे धीरे आगे जाकर के हथियारों को तो वापस लौटाया। लेकिन इस कहानी के मुख्य बुनियाद में हम लोग अगर देखते हैं तो उसकी शुरुआत अब से होती है। कहते हैं कि जब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता ये चलता है, इसके CBI के द्वारा ये बात को रखा गया कि उस समय बंगाल में ज्योति बासु द्वारा लेफ्ट की गवर्नमेंट चल रही थी, और लेफ्ट के अगेंस्ट, मतलब वामपंथी जो लोग हैं उनके अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो उस समय अपना आंदोलन कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि ज्योति बासु की सरकार और चले, क्योंकि शायद उस वक्त अगर देखा जाए तो ज्योति बासु कुल अपने मतलब 25 से 30 साल के दरमियान तक वो अपने गद्दी पे बैठकर राजनीतिक बंगाल की राजनीति पे अपना वर्चस्व कायम रखे हुए थे, जो कि एक लोकतंत्र के लिए शायद ये सही नहीं है। लेकिन बंगाल के राजनीतिक के इस भूचाल को देखते हुए अलग अलग संगठनों ने अपना आंदोलन शुरू किया वामपंथी के खिलाफ। लेकिन उस आंदोलन को प्रबलता मिलेगी हथियारों के दम पे थे। इन्होंने क्या किया कि हथियारों के लिए बाहर के कुछ सोर्स से इन्होंने मदद ली। तो ये सोर्स के बारे में CBI ने आगे क्या बताया, कहते हैं कि ये जो प्लेन, पहले आपको इस प्लेन के बारे में समझना पड़ेगा। ये प्लेन बुल्गारिया का प्लेन है जो ड्रॉप किया, और इस प्लेन का अगर सफ़र देखें तो बुल्गारिया से पश्चिम बंगाल का एक आम जिला पुरुलिया तक ये सफ़र कैसे पूरा होता है। तो ये बुल्गारिया का प्लेन सबसे पहले तो तुर्की गया, तुर्की से फिर ये ईरान के रास्ते ये पाकिस्तान होते हुए भारत का सीमा में दाखिल होता है, जहां ये बनारस में सबसे पहले ये अपने यहाँ लैंडिंग करता है रिफ्यूलिंग करके, फिर इसको पुरुलिया की तरफ इसे बढ़ना था। CBI ने अपने रिपोर्ट में इसी बात को आगे दर्शाया कि बंगाल में आनंद मार्गी नामक जितने भी ग्रुप थे उनके सपोर्टर्स के लिए इन हथियारों का ड्रॉपिंग करवाया गया, जिसको आगे कोर्ट ने रिजेक्ट किया इस रिपोर्ट को। तो अगर ये रिपोर्ट भी बेबुनियाद है तो पहला सवाल आता है कि फिर ड्रॉपिंग हुआ तो किसके लिए हुआ। तो इसके बहुत सारे भ्रामक तथ्य अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसको उजागर किया। कुछ लोगों का मानना था कि ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी MI6 का ये कारनामा है,
अब ये क्यों, ये आगे आपको पता चलेगा। लेकिन वहीं दूसरे और कुछ लोगों का ये मानना था कि CIA का इसमें हाथ है, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। उसके पीछे भी कारण आपको आगे समझ में आएगा। इसके अलावा तीसरा तथ्य ये पता चलता है कि उस ड्रॉपिंग के जो केस है, जो प्लेन को ड्रॉप करना था आर्म्स को लेकर, वो शायद अपने ज्योग्राफिकल लोकेशंस को वो भूल गया था। एक्चुअली उसको अपना ड्रॉपिंग बांग्लादेश में करना था। बांग्लादेश में उस समय कट्टरपंथी उग्रवादी का आंदोलन चल रहा था और उनके लिए ये हथियार था। लेकिन वो गलती से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में उनका वो आर्म्स का ड्रॉप हो जाता है। ये तीसरा है। चौथा, इसमें नक्सल के लोगों के लिए ये बात जुड़ता है। पांचवा सिद्धांत इसमें ये लोगों ने उजागर किया कि शायद ये बर्मा के उस वक्त के काछेन विद्रोह जो हो रहे थे, उनके लिए ये आर्म्स ड्रॉप करवाया गया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अलग अलग भ्रांति विचार को उस वक्त रखा इस घटना के ऊपर। लेकिन कोर्ट के सामने CBI का तो सिर्फ यही रिपोर्ट था कि आनंद मार्गे के लिए ये ड्रॉपिंग करवाई गई और उन्हीं के सपोर्टर्स के लिए ये हथियार, कारतूस, रॉकेट लॉन्चर्स, टैंक पर हथियार करने हमला करने के जितने भी औजार थे, तो इन सभी का उन्हीं लोगों के लिए मुहैया करवाने के लिए वो प्लेन से ड्रॉपिंग करवाया गया। लेकिन कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट करते हुए कुछ पुख्ता सबूत की मांग की। लेकिन तब तक जो इन्होंने रिपोर्ट में आगे शामिल किया कि इसके पीछे कुल 6 लोग शामिल थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो उन 6 लोगों के धरपकड़ की अगर कहानी को देखें तो वो कुछ ऐसी है। तो बंगाल में ये ड्रॉपिंग होने के बाद वो प्लेन बांग्लादेश के रास्ते फिर ये होते हुए थाईलैंड जाती है और इस प्लेन को वापस फिर अपने डेस्टिनेशन जो बुल्गारिया था वहाँ जाना था। लेकिन वहाँ जाने से पहले इसका एक लैंडिंग लोकेशन था कराची। तो ये बिना इन्फॉर्म किए हुए मुंबई की एयर स्पेस को यूज़ करते हुए ये एरोप्लेन थाईलैंड से कराची जाती है अपने फर्स्ट स्टॉप में रुकने के लिए और यूज़ करती है मुंबई एयर स्पेस का। लेकिन मुंबई एयर स्पेस के ATC को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और उससे ठीक ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ 21 दिसंबर की कहानी, 21 दिसंबर 1995, जबकि घटना घटा था 18 दिसंबर। मतलब कुल 3 दिन के बाद दोबारा ऐसा ही घटना घट रहा है जब एक अननोन प्लेन इंडिया के एयर स्पेस को यूज़ कर रहा है। तो उस समय तब सभी इंटेलिजेंस अलर्ट थी, तो उन्होंने उस प्लेन को लैंड करवाया फोर्सफुली और उस प्लेन के लैंड होने के बाद कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है। उनमें से प्रमुख था किम डेवी, जो डेनमार्क का नागरिक था, जिसके द्वारा आगे जाकर के इस सारी बातों की खुलासा की गई सरकार के द्वारा। और किम डेवी के साथ जो 5 अन्य लोग थे वे लोग लातविया के नागरिक थे और लातविया से ही उनका अपना जो इन केस का क्लू निकला वो वहीं से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसके अलावा एक और आदमी इसमें शामिल था जो ब्रिटेन का MI6 का एजेंट बताया गया। तो कुल देखा जाए तो 7 लोग थे, जिसमें से एक पकड़ा नहीं गया, किम डेवी, बाकी 6 लोग पकड़े गए। और ये जो किम डेवी जो पकड़ा नहीं गया था यही था मेन कल्प्रिट। और इन सभी के धरपकड़ने के बाद भारतीय कानून के हिसाब से, भारतीय दंड संहिता के हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई की गई और इनको उस वक्त उम्र कैद की सजा दी गई जो कुल 14 साल का होता है। लेकिन 14 साल पूर्ण होने से पहले 2000 के सन में भारत के राष्ट्रपति तत्कालीन KR नारायण द्वारा इनको माफ़ी दी गई और इन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे भी ये कहा जाता है कि उस वक्त की सरकार रूस के द्वारा इसके ऊपर दबाव बनाया गया, तो शायद इस दबाव के कारण भारत सरकार ने इस रिलीज को करवाया। तो उनमें से 6 लोगों को, तो लातविया के जितने भी लोग थे उनको छोड़ दिया गया। अब सवाल है कि लातविया के हैं तो उन्हें रूस का दबाव यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि उन सभी लोगों ने, उन पांचों के पांचों ने लातविया के अपने सिटीजनशिप्स को छोड़कर के रशियन सिटीजनशिप्स इस घटना को अडॉप्ट करने से पहले ही ले लिया था। और इसको देखते हुए रशिया ने इस बात को अपने आप में संज्ञान में लिया। बाकी बचे 2, तो उनमें से MI6 का एजेंट जो था उसे ब्रिटेन ने अपने विदेशी नीति के द्वारा दबाव डाल करके उसे छुड़वाया। बचा एक किम डेवी। कहते हैं इसके बारे में कि उस वक्त के तत्कालीन जो सांसद उनके, अब ये इसका उजागर नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जाता है कि तत्कालीन सांसद के द्वारा उसे
भारत से नेपाल के रास्ते उसे वापस भेज दिया गया डेनमार्क। तो ये तो कहानी रहा इस पूरा घटना का, लेकिन सवाल ये है कि एक देश का एयर स्पेस यूज कर एक ऐसा जघन्य अपराध घट रहा है, क्या उस वक्त के भारत के इस इंटेलिजेंस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? देखा जाए तो बिल्कुल होगी। इसके ऊपर भारत सरकार के ऊपर भी सवाल उठा। उस समय भारत सरकार में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी, तो सरकार के कुछ बड़े महकमे के लोगों के ऊपर भी आवाज उठा है और एजेंसियों के ऊपर भी आवाज उठा, लेकिन इसका आगे जाकर के कोई प्रमाण देखने को नहीं मिला। 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए डेनमार्क की सरकार को अपने विदेश नीति के द्वारा इस बात को रखा कि किम डेवी का प्रत्यार्पण भारत में करवाया जाए, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें रखी गई थी डेनमार्क के द्वारा कि उसे फांसी की सज़ा ना हो और उसे जो भी सज़ा होगा वो डेनमार्क में जाकर ही वो भुगत देगा। लेकिन इस शर्त को रखने से पहले ही डेनमार्क के कोर्ट में किम डेवी ने अपने बचाव का रास्ता अख्तियार किया। वो ये था कि वो अपने इन बेबुनियाद सज़ा को वो डेनमार्क में रहकर ही भुगतना चाहता है, और इस बात को देखते हुए डेनमार्क ने कोर्ट उसे पहले ही परमिट दे दिया। और इन हथकंडों के वजह से 2016 में भी उसका प्रत्यार्पण भारत में नहीं हो पाया। तो कुल आज अगर देखा जाए तो 1995 से लेकर आज 2022 चल रहा है, 2 दशक बीतने को हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक घटना जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर सवाल उठता है, लेकिन उसका मुख्य आरोपी आज भी भारत से बाहर है। उसके मुख्य राज घटना के पीछे क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो आज भी हम लोग के सोच और नज़र से परे है। इसी तरीके से ये कहानी का अंत रहा। कल हम लोग मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर के, नई कहानी को लेकर के, कुछ नए रोचक तथ्य को लेकर के जो आप जानने में इच्छुक हैं। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे। कल मिलते हैं इसी तरीके से रात के 9 बजे शो में। तब तक के लिए धन्यवाद।